सभी विद्यार्थी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, मैं आर गोपाल सिंह आज हिंदी भाषा उद्भव और विकास से संबंधित प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी विषय से संबंधित प्राय प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी भाषा उद्भव और विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे सभी विद्यार्थी मित्र हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, चाहे वो भारतीय हो अथवा पाश्चात्य हो, व्याकरण, विविध रचनाएं, पत्र पत्रिकाएं, इनका अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन हिंदी भाषा उद्भव और विकास से संबंधित जो अपनी समझ है उसको वह विकसित नहीं कर पाते। साथ ही उन्हें यह ज्ञात नहीं हो पाता कि हिंदी भाषा उद्भव और विकास में से प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो आज उसी बिंदु को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए मित्रों, अधिक समय व्यतीत ना करते हुए मैं अपने पहले प्रश्न पर आता हूँ। आपको पता लगेगा कि मैंने इन प्रश्नों को तैयार करने में अच्छी खासी मेहनत की है और बड़े अच्छे प्रश्न आपके लिए तैयार किए गए हैं और आशा करता हूँ निश्चित रूप से ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए काम आएगी। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि हिंदी भाषा उद्भव और विकास भाषा से संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इस प्रश्नोत्तरी से इतर नहीं जाएगा। मैं अगली भी एक प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित होऊंगा, बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा, जिसमें मैं लिपि और साथ में कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं से संबंधित भी चर्चा आपसे मैं करूंगा, जो प्राय विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इस तरह की प्रश्नोत्तरी आपके समक्ष लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। आज हम इसी प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है मित्रों, इसमें हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कारित भाषा कहने वाले विद्वान कौन से हैं? पहला विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा डॉक्टर ग्रियर्सन और चौथा है जॉन गिलक्राइस्ट। तो देखिए मित्रों, इसमें सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कारित भाषा किसने कहा है? तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर ग्रियर्सन, क्योंकि हम जानते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी स्वरचित पुस्तक ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर ग्रियर्सन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पुरानी हिंदी को प्राकृताभाष कहने वाले विद्वान कौन से हैं? चार विकल्प आपके समक्ष हैं। पहला है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और चौथे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको सही आंसर बताना है मित्रों। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। तो मित्रों, इसमें सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा विकल्प सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभाष कह करके पुकारा है। तो दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरे प्रश्न पर आते हैं मित्रों। तीसरा प्रश्न है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा देने वाले विद्वान कौन से हैं? ये प्राय हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आने वाले प्रश्नों में भी पूछा जाता है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा देने वाले विद्वान कौन हैं? पहला विकल्प है बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा बाल कृष्ण भट्ट, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र और चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रों बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। तो मित्रों, इसमें सही आंसर है तीसरा प्रताप नारायण मिश्र। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा देने वाले विद्वान प्रताप नारायण मिश्र माने जाते हैं। इन्होंने ये नारा दिया है। अब हम अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विचार सबसे पहले कहाँ उदित हुआ था? पहला विकल्प है राजस्थान में, दूसरा उत्तर प्रदेश में, तीसरा बंगाल में और चौथा उड़ीसा में। तो बताइए मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है तीसरा बंगाल में। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विचार सबसे पहले बंगाल में उदित हुआ था। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार भारत में द्विभाषिक स्थिति कब से प्रारंभ हुई? तो ये ध्यान रखना, राजभाषा अधिनियम 1963 और इसके अनुसार भारत में द्विभाषिक स्थिति कब से प्रारंभ हुई है?
विकल्प आपके समक्ष हैं। पहला विकल्प 1965 से, दूसरा 1969 से, तीसरा 1980 से और चौथा है 1975 से। तो बताइए मित्रों, इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा पहला 1965 से। तो देखिए मित्रों, इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि भारत में राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार 26 जून 1965 से द्विभाषिक स्थिति प्रारंभ हुई थी, जिसके द्वारा संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं प्रयुक्त की जा सकती हैं, और इसी को कहा गया है द्विभाषिक स्थिति, यानी दो भाषाओं का प्रयोग, हिंदी और अंग्रेजी का। और ये प्रारंभ हुआ है 26 जून 1965 से। तो आइए मित्रों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा के उद्भव का संगत क्रम क्या है? हिंदी भाषा के उद्भव का संगत क्रम हमें बताना है कि कौन सी भाषा से कौन सी भाषा निःसृत हुई है और किस तरह से हम लोग खड़ी बोली तक पहुँचे हैं। संस्कृत से लेकर खड़ी बोली तक पहुँचने में हमें कौन कौन सी अन्य भाषाओं से होकर गुजरना पड़ा। तो देखिए, पहला विकल्प संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट्ट और खड़ी बोली हिंदी। दूसरा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, खड़ी बोली हिंदी। तीसरा संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, अवहट्ट, खड़ी बोली हिंदी। संस्कृत, अवहट्ट, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राकृत, खड़ी बोली हिंदी। तो बताइए मित्रों, इसमें सही आंसर क्या है, यानी सही संगत क्रम क्या है? तो मित्रों, इसका सही आंसर है संस्कृत, संस्कृत से फिर पाली, पाली से फिर प्राकृत, प्राकृत से फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश से आगे अवहट्ठ और अवहट्ठ के बाद में खड़ी बोली हिंदी। ये इसका सही सुसंगत क्रम है। तो सही आंसर दूसरा हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से आगे अवहट्ठ और अवहट्ठ के बाद में खड़ी बोली हिंदी। ये इसका सही क्रम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा एवं काल से संबंधित सुमेलित नहीं है, यानी एक ओर भाषाएं हैं और दूसरी ओर उनके समक्ष भाषा का समय लिखा हुआ है, काल अंकित है। तो हमें वो विकल्प देखना है जो सुमेलित नहीं है। तो मित्रों, वैदिक संस्कृत भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बिल्कुल सही है ये। प्रथम प्राकृत का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, ये भी सही है, और प्रथम प्राकृत को ही हम पाली कहते हैं। प्राकृत का समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, ये भी सही है। और अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1500 ईस्वी, ये गलत है, क्योंकि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का समय अपभ्रंश का है और 1000 ईस्वी से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का प्रारंभ माना गया है। तो ये जो चौथा विकल्प है ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ही विकल्प सुमेलित हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल के अंतर्गत प्राचीन हिंदी का समय क्या है? तो मित्रों, हम जानते हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को भी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें प्राचीन हिंदी, मध्य हिंदी काल या मध्य हिंदी और आधुनिक हिंदी, इस तरह से। तो प्राचीन हिंदी का जो समय है वो क्या है? आपके समक्ष 4 विकल्प हैं। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी, 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी और 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। तो बताइए मित्रों, इसमें सही आंसर क्या होगा? प्राचीन हिंदी का समय मित्रों क्या होगा? 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी, ये इसका सही आंसर है। और मध्य हिंदी जो काल है वो 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक है, और आधुनिक हिंदी काल 1800 ईस्वी से आज तक है। तो इसका सही आंसर 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी है। तो आइए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं हम।
अगला प्रश्न है, अवहट्ठ भाषा को कहा जाता है प्राचीन हिंदी, परवर्ती अपभ्रंश, प्रारंभिक हिंदी, उक्त सभी। तो देखिए मित्रों इसका सही आंसर है उक्त सभी, क्योंकि अवहट्ठ भाषा को ही प्राचीन हिंदी भी कहते हैं, परवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है क्योंकि अपभ्रंश से बाद की अवस्था है अवहट्ठ भाषा, और प्रारंभिक हिंदी भी इसे कहा जाता है। तो प्राचीन हिंदी, परवर्ती अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी, ये तीनों ही नाम अवहट्ठ भाषा के लिए दिए गए हैं। तो चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही है। आइए मित्रों अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश से एवं अवहट्ठ से प्रभावित प्राचीन हिंदी को क्या कहा जाता है? प्रश्न है, अपभ्रंश से एवं अवहट्ठ से प्रभावित प्राचीन हिंदी को क्या कहा जाता है? विकल्प आपके समक्ष हैं। पहला विकल्प है हिंदी का आदिकाल, दूसरा हिंदी का शिशुकाल, उक्त दोनों, उक्त में से कोई नहीं। तो बताओ मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उक्त दोनों। इसे हिंदी का आदिकाल भी कहते हैं और हिंदी का शिशुकाल भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग माना जाता है भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, छायावादी युग को, छायावादोत्तर युग को। तो इस बात को तो आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग किसे माना गया है? कौन से काल को हम खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा मित्रों इसमें? इसका सही आंसर हो जाएगा छायावादी युग को, क्योंकि छायावादी युग खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग माना गया है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा, इन सभी ने खड़ी बोली हिंदी का उत्तरोत्तर विकास किया है। तो खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग छायावादी युग को माना गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मूलतः हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हमने पढ़ा है डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की 5 उपभाषाएं बताई हैं मित्रों, और वो 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी और राजस्थानी। ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जो डॉक्टर नगेंद्र ने बताई हैं। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, हिंदी की कितनी बोलियां मानी गई हैं? तो हम जानते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की 5 उपभाषाएं बताई थीं और उनकी 17 बोलियां मानी थी। तो हिंदी की कितनी बोलियां मानी गई हैं? 20, 17, 21 और 12। तो इसका सही आंसर मैंने अभी आपको बता ही दिया। इसका सही आंसर है 17। 17 किस किस तरह से हैं यूँ भी हम जानते हैं। पश्चिम हिंदी की 5 हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली। पूर्वी हिंदी की 3 हो गई, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी की गढ़वाली और कुमायूनी हो गई। राजस्थानी की मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी हो गई। बिहारी की भोजपुरी, मैथिली, मगही। इस तरह से ये 17 बोलियां मानी गई हैं। तो अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से संगत है। आपको संगत कथन बताना है मित्रों, जिसके विकल्प ये रहे आपके समक्ष। ब्रजभाषा ओकार बहुला है, अवधी भाषा आकार बहुला है, खड़ी बोली आकार बहुला है, उक्त सभी। तो मित्रों ये सभी कथन बिल्कुल संगत हैं, क्योंकि ब्रजभाषा ओकार बहुला है, अवधी भाषा आकार बहुला है और खड़ी बोली आकार बहुला है। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखें, प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे खड़ी बोली में कहते हैं खोटा, टा आकार हो गया, आकारांत हो गया। ब्रजभाषा में कह देंगे खोटो, टो यानी ओकारांत हो गया। खड़ी बोली में खोट इस तरह से कहा जाता है। तो खड़ी बोली आकार बहुला है, खोटा। ब्रजभाषा ओकार बहुला है, खोटो। अवधी भाषा खोट, ये आकार बहुला है। तो ये तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। चौथा हमारा आंसर सही है।
अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित उपभाषा है। तो हमने पढ़ा था अभी शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी है? 5। तो सही आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी से विकसित बोलियों में आकार बहुला भाषा नहीं है। आकार बहुला भाषा यानी जिसके अंत में आ आता हो, दीर्घ आ आता हो, आकार शब्द है ये। आकार जो लिखा हुआ है आकार। तो कौरवी, हरियाणवी, उक्त दोनों ब्रज भाषा। तो देखिए मित्रों, अभी हमने पढ़ा है कि ब्रज भाषा तो ओकार बहुला है, इसका मतलब ये विकल्प होगा नहीं। कौरवी और हरियाणवी ये दोनों आकार बहुला हैं, इसका मतलब सही आंसर तीसरा हो जाएगा। उक्त दोनों, कौरवी और हरियाणवी दोनों आकार बहुला भाषा हैं। अब हम अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में पूर्वी हिंदी की बोली है। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? हम जानते हैं, 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, भोजपुरी, मैथिली, बागरू और छत्तीसगढ़ी। तो बताओ मित्रों, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी होगी? 4 विकल्प हैं, भोजपुरी, मैथिली, बांगरू, छत्तीसगढ़ी। बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। मगही, खड़ी बोली, कन्नौजी और बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी की हैं, लेकिन मगही पश्चिमी हिंदी की नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में खड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। अलीगढ़, मैनपुरी, बरेली, सहारनपुर। तो खड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? सहारनपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खड़ी बोली एवं उसके क्षेत्र के बोली एवं क्षेत्र के विषय में असंगत कथन बताना है। एक और बोलियां हैं और दूसरी ओर उनका क्षेत्र है। तो ब्रजभाषा धौलपुर में, मथुरा में, अलीगढ़ में, भरतपुर में बोली जाती है, तो सही है। खड़ी बोली सहारनपुर में, मुरादाबाद में, बिजनौर में, दिल्ली में, ये सही है खड़ी बोली का क्षेत्र। अवधी लखनऊ में, इलाहाबाद में, सीतापुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, इनमें अवधी बोली जाती है, ये भी सही है। बुंदेली देखो झांसी में बोली जाती है, ठीक है। जोधपुर में, सागर, अलवर, ग्वालियर। तो मित्रों, जोधपुर में और अलवर में बुंदेली नहीं बोली जाती, झांसी, सागर, ग्वालियर इनमें बोली जाती है। तो असंगत कथन हो गया चौथा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, साहित्यिक प्राकृत भाषा के कितने रूप माने जाते हैं? साहित्यिक प्राकृत भाषा के 5 रूप माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, पैशाची और महाराष्ट्री। तो साहित्यिक प्राकृत भाषा के 5 रूप माने जाते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में असंगत कथन है। अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ है पतन। दूसरा, अपभ्रंश साहित्य से अभीष्ट है प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलिकृत महाभाष्य में मिलता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश के परवर्ती रूप को आधुनिक हिंदी कहा। तो बताइए मित्रों, इसमें असंगत कथन कौन सा होगा? तो मित्रों, इसमें असंगत कथन क्या होगा? पहला विकल्प, अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ है पतन, बिल्कुल सही है। अपभ्रंश साहित्य से अभीष्ट है प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य, ये भी सही है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलिकृत महाभाष्य में मिलता है, ये भी सही है। लेकिन चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश के परवर्ती रूप को आधुनिक हिंदी कहा, ये गलत है। परवर्ती रूप नहीं आएगा, ये पूर्ववर्ती रूप आएगा। अपभ्रंश के पूर्ववर्ती रूप को
आधुनिक हिंदी कहा है? आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न भारतीय भाषा कौन सी है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हम जानते हैं पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन, अवहट्ठ भाषा से आशय है। अवहट्ठ भाषा कौन सी है? पूर्ववर्ती अपभ्रंश, परवर्ती अपभ्रंश, परवर्ती प्राकृत और डिंगल। तो अभी हमने भाषा के विकास का क्रम देखा था, जिसमें हमने देखा कि संस्कृत, संस्कृत से फिर पाली, पाली से फिर प्राकृत, प्राकृत से फिर अपभ्रंश, और फिर अपभ्रंश से बाद वाला जो रूप है वो अवहट्ठ भाषा है। इसका मतलब यहाँ परवर्ती अपभ्रंश आएगा, परवर्ती का मतलब बाद वाला, तो दूसरा विकल्प इसमें सही है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? ब्रज, अवधी, बांगरू। अवधी वाला विकल्प दो बार रिपीट हो गया है मित्रों। तो बताइए बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है, आपको ही बताना है। हाँ मित्रों, बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? यहाँ अवधी वाला जो विकल्प है वो रिपीट हो गया है, तो बैसवाड़ी अवधी का ही दूसरा नाम है। दूसरा और चौथा विकल्प सही है। ब्रज को अंतर्वेदी कहते हैं, बांगरू को जाटू कहा जाता है, तो यहाँ अवधी बैसवाड़ी के लिए ही प्रयुक्त होता है। बैसवाड़ी अवधी एक दूसरे के पर्याय हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पहाड़ी भाषा किस अपभ्रंश से निःसृत हुई है? कौन से अपभ्रंश से निकली है पहाड़ी भाषा? मागधी, पैशाची, खस और ब्राचड़। तो बताइए मित्रों, पहाड़ी भाषा कौन से अपभ्रंश से निकली है? तो सही आंसर होगा इसमें खस। खस अपभ्रंश से निकली हुई है पहाड़ी भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा का संबंध कौन से परिवार से है या किस परिवार से है? तो मित्रों हमने पढ़ा है हिंदी भाषा का जो संबंध है वो कौन से परिवार से? चार विकल्प हैं, आप पहचानिए। भारोपीय भाषा परिवार, यूरोपीय, द्राविड़, उत्तर यूरोपीय। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? भारोपीय, बिल्कुल भारोपीय भाषा परिवार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है असुमेलित है, यानी एक ओर अपभ्रंश है और दूसरी ओर उनकी बोलियां हैं। तो पैशाची अपभ्रंश से कौन सी भाषा या बोलियां निकली हैं? पंजाबी और लेहंदा। अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधी और बघेली। बिहारी से भोजपुरी और कौरवी। राजस्थानी से मेवाती और मालवी। तो बताइए मित्रों सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं, पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा बिल्कुल सही है। अर्धमागधी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये भी सही है, पूर्वी हिंदी। बिहारी से भोजपुरी, मैथिली और मगही निकलती है, कौरवी नहीं निकलती, ये इसमें असुमेलित हो गया। राजस्थानी से तो मेवाती और मालवी हैं, ये राजस्थानी की बोलियां हैं, मेवाती, मालवी। ढूंढाड़ी ये राजस्थानी की है, मारवाड़ी राजस्थानी की है, तो असुमेलित तीसरा विकल्प हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं अब, निम्न में से किस बोली का अपना स्वतंत्र साहित्य नहीं है? ब्रजभाषा, बघेली, अवधी, राजस्थानी। तो मित्रों ब्रजभाषा का साहित्य भी है, स्वतंत्र साहित्य खूब लिखा गया ब्रजभाषा। मध्यकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम देखते हैं तो मध्यकालीन कवियों ने खूब लिखा है। बघेली, अवधी और राजस्थानी। अवधी में भी खूब अपना स्वतंत्र साहित्य है, रामचरितमानस की रचना अवधी में हुई है। तत्समनिष्ठ अवधी में तो मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की जो भाषा है वो ठेठ अवधी है। राजस्थानी में भी स्वतंत्र साहित्य है, लेकिन बघेली में स्वतंत्र साहित्य नहीं है।
तो 29वां प्रश्न है कि निम्न में से किस बोली का अपना स्वतंत्र साहित्य नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा बघेली, दूसरा विकल्प। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रजभाषा निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में नहीं बोली जाती। तो कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ब्रजभाषा बोली नहीं जाती है? तो आगरा, मथुरा, करौली में ब्रजभाषा बोली जाती है। मैनपुरी, एटा में भी बोली जाती है। भरतपुर, धौलपुर में बोली जाती है। लेकिन रामपुर जो बिजनौर है, रामपुर और बिजनौर में ब्रजभाषा नहीं है, खड़ी बोली बोली जाती है। तो 30वां जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। झांसी, ग्वालियर, भोपाल, हमीरपुर, सागर में कौन सी बोली बोली जाती है? झांसी, ग्वालियर, भोपाल, हमीरपुर, सागर। पहला विकल्प है कौरवी, दूसरा है बैसवाड़ी, तीसरा बांगरू और चौथा है बुंदेली। तो पहचानिए मित्रों, झांसी, ग्वालियर, भोपाल, हमीरपुर, सागर में चूँकि ये जो क्षेत्र हैं बुंदेलखंड के हैं तो बुंदेली बोली जाएगी। चौथा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है करनाल, मथुरा, गोविंदगढ़, किशनगढ़, अलवर में कौन सी बोली बोली जाती है? करनाल, मथुरा, गोविंदगढ़, किशनगढ़ और अलवर में। तो देखो मित्रों, कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी। तो करनाल, मथुरा, गोविंदगढ़, करनाल, मथुरा, गोविंदगढ़, किशनगढ़ और अलवर में। तो देखिए आप, गोविंदगढ़ और अलवर से ही आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों मेवाती। मेवाती बोली बोली जाती है। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बनारस, बलिया, गाजीपुर, आरा, छपरा, चंपारण और रांची क्षेत्र किस बोली का है? तो देखिए, बनारस, बलिया, गाजीपुर, आरा, छपरा, चंपारण और रांची। तो दो एक क्षेत्रों से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। बनारस वाली बात देखिए आप, बनारस, बलिया, छपरा, चंपारण और रांची, इन्हीं से पता लग जाएगा। चार विकल्प हैं पंजाबी, भोजपुरी, बांगरू और बैसवाड़ी। तो बताइए मित्रों, सही आंसर क्या है? सही आंसर है भोजपुरी, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा? ये प्रश्न शायद रिपीट हुआ है। खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा? चार विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, जॉन गिलक्रास्ट ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बताइए मित्रों, खड़ी बोली को टकसाली भाषा किसने कहा? तो इसका सही आंसर है जॉन गिलक्रास्ट, क्योंकि हम जानते हैं गिलक्रास्ट महोदय ने खड़ी बोली को ही टकसाली भाषा कहकर पुकारा था। अगला प्रश्न देखते हैं अब। निम्न में असंगत कथन है। पहला विकल्प है संस्कृत नाटकों में मागधी प्राकृत का प्रयोग निम्न श्रेणी के पात्रों द्वारा किया गया। संस्कृत नाटकों में मागधी प्राकृत का प्रयोग निम्न श्रेणी के पात्रों द्वारा किया गया। तो एक तो ये विकल्प हो गया। दूसरा विकल्प देखिए इसका। दूसरा विकल्प है अर्धमागधी प्राकृत को आचार्य विश्वनाथ ने चरों, सेठों और राजपुत्रों की भाषा कहा। तीसरा विकल्प है महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग श्वेतांबर जैनियों के धार्मिक ग्रंथों में हुआ है गद्य के रूप में। चौथा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत तथा पाली भाषाएं वियोगात्मक थीं।
तो ये 4 विकल्प हैं मित्रों। पहला विकल्प तो ये था कि संस्कृत नाटकों में मागधी प्राकृत का प्रयोग निम्न श्रेणी के पात्रों द्वारा किया गया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प है अर्धमागधी प्राकृत को आचार्य विश्वनाथ ने चरों, सेठों और राजपुत्रों की भाषा कहा है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग श्वेतांबर जैनियों के धार्मिक ग्रंथों में हुआ, ये भी सही है। लेकिन वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और पाली भाषाएं वियोगात्मक थीं, ये असंगत है। क्योंकि वैदिक संस्कृत और पाली भाषाएं संयोगात्मक थीं, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं वियोगात्मक हो गई थीं। तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की प्रथम देश भाषा पाली है, आपको असंगत कथन बताना है। भारत की प्रथम देश भाषा पाली है। अभट्ट का प्रथम प्रयोग विद्यापति की कीर्तिलता में हुआ। भाषा के अर्थ में संस्कृत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में मिलता है और गुजराती को अपभ्रंश की जेठी बेटी कहा गया है। असंगत कथन बताइए। तो मित्रों पहला विकल्प है भारत की प्रथम देश भाषा पाली है, सही है, संगत है। अभट्ट का प्रथम प्रयोग विद्यापति की कीर्तिलता में हुआ माना गया है, तो ये भी सही है। भाषा के अर्थ में संस्कृत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में मिलता है, ये भी सही है। गुजराती को अपभ्रंश की जेठी बेटी कहा गया है, ये कथन गलत है। राजस्थानी को अपभ्रंश की जेठी बेटी कहा गया है। तो सही आंसर चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में असंगत कथन बताना है। अंतर्वेदी ब्रजभाषा का उपनाम है, बिल्कुल सही है। ब्रज मिश्रित बंगला को ब्रजबुली कहा जाता है। अवधी मिश्रित बंगला को गोहियारी कहा जाता है। बुंदेली का एक उपनाम जाटू भी है। तो असंगत कथन बताइए। पहला कथन सही हो गया, अंतर्वेदी ब्रजभाषा का उपनाम है। ब्रज मिश्रित बंगला को ब्रजबुली कहा गया है, ये भी सही है। अवधी मिश्रित बंगला को गोहियारी कहा जाता है, ये भी सही है। बुंदेली का एक उपनाम जाटू भी है, ये गलत है। ये बांगरू का या हरियाणवी का उपनाम है जाटू। तो इसमें चौथा विकल्प असंगत है। अगला प्रश्न है, निम्न में असंगत बताइए। यहाँ भी आपको असंगत बताना है। पुस्तक का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला विकल्प, पूर्वी राजस्थानी या जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं। अगला विकल्प, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रित रूप रांगड़ी है। अगला विकल्प, उत्तरी राजस्थानी का बुंदेली से घनिष्ठ संबंध है। तो बताइए असंगत कथन। एक बार पुनः देखिए प्रश्न। असंगत कथन बताना है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। तो मित्रों ये कथन तो बिल्कुल संगत है, सही है ये। अगला देखते हैं। पूर्वी राजस्थानी या जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। मारवाड़ी और मालवी का मिश्रित रूप रांगड़ी है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। उत्तरी राजस्थानी का बुंदेली से घनिष्ठ संबंध है। तो मित्रों बुंदेली से घनिष्ठ संबंध तो मालवी का है, और मालवी का तात्पर्य है दक्षिणी राजस्थानी। इसका मतलब यहाँ उत्तरी राजस्थानी ना आकर दक्षिणी राजस्थानी होता तो ये कथन भी संगत हो जाता। यही कथन हो गया असंगत, क्योंकि उत्तरी राजस्थानी का बुंदेली से घनिष्ठ संबंध नहीं है, दक्षिणी राजस्थानी का बुंदेली से घनिष्ठ संबंध है। उत्तरी राजस्थानी का तो हरियाणवी से घनिष्ठ संबंध है। उत्तरी राजस्थानी का जो घनिष्ठ संबंध है वो किससे है? हरियाणवी से है। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में असंगत कथन बताना है। उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है। उर्दू शब्द का मूल अर्थ है खेमा। गोड़ावाड़ी, खैराड़ी, ढारकी पश्चिमी राजस्थानी की बोलियां हैं, उक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों देखो, उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है, हम सब जानते हैं। उर्दू शब्द का मूल अर्थ है खेमा या शाही शिविर।
गोड़ावाड़ी, खैराड़ी, ढारकी, देवड़ावाड़ी ये पश्चिमी राजस्थानी की बोलियां हैं, ये भी सही है। इसका मतलब तीनों कथन संगत हैं, असंगत कथन तो कोई भी नहीं है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है, उक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में असंगत बताना है आपको। पिंगल का अन्य नाम नाग भाषा है, सही है। डिंगल का अन्य नाम भाट भाषा है, सही है। आश्रयदाताओं की विरुदावली, राजा महाराजाओं की विरुदावली इसमें हुआ करती थी चारण भाटों के द्वारा। उनकी वीरता का, उनके यश का बखान किया जाता था। खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी है, ये भी सही है। अवधि का अन्य नाम अंतर्वेदी है, ये गलत है। अंतर्वेदी तो ब्रज भाषा का अन्य नाम है, इसका मतलब ये कथन असंगत हो गया। तो इस तरह मित्रों आज हमने हिंदी भाषा उद्भव और विकास से संबंधित 40 प्रश्नों पर चर्चा की है। और इन 40 प्रश्नों में से यदि आप प्रश्न बनाना चाहें अपने नोट्सों में तो कम से कम 100 प्रश्न बनेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी तैयार की गई और आपने प्रश्नों के स्तर को भी देखा होगा कि इस प्रश्नोत्तरी को तैयार करने में कितना परिश्रम किया गया है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो आशा है कि आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी, आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में ये सहयोगी होगी। धन्यवाद मित्रों इस प्रश्नोत्तरी को लास्ट तक देखने के लिए। अगली प्रश्नोत्तरी जो मैं तैयार कर रहा हूँ वो प्रश्नोत्तरी लिपि को लेकर के है, लिपि के विकास को लेकर के है, देवनागरी लिपि को लेकर के है और लिपि से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।